हाँ भाई, तो देखते हैं पीएनसी में, सीयूईटी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है। द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर हुज सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 10। 7 डिजिट का सम 10 आना चाहिए, विच इज फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3। इसका मतलब रिपीटिशन तो होगा ही होगा, 7 डिजिट नंबर बनना है सिर्फ 1 2 3 से। तो अब हमें सोचना है कि 7 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट नंबर कहीं पे भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इस तरह के बहुत सारे नंबर बनेंगे और उन नंबर्स में से जिनकी डिजिट्स का सम 10 हो, अब इस तरह से हमें सोचना है। तो आई थिंक 7 डिजिट्स हैं, 3 बार अगर 2 आ जाए कितना हुआ सम 6, और अब सम बचा कितना 4, तो 4 बार 1 आ जाए। बताओ भाई, 3 बार 2 आ जाए, 4 बार 1 आ जाए, क्या सम ऑफ डिजिट 10 आ जाएगा? या फिर देखते हैं 2 3 का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। 2 3, 5 चाहिए तो 5 1 1 1 1 1, 5 बार 1 आ जाए। इसके अलावा सोचो जिससे सम ऑफ डिजिट 10 आए। सात बार 1 आएगा तो 7 ही तो होगा। मेरे ख्याल से इसके अलावा नहीं होगा, तुम चेक करके देख सकते हो। और आंसर भी छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े आंसर्स नहीं है। तो देखते हैं इसी से आंसर अगर मैच कर जाए तो 7 प्लेस पे 7 डिजिट्स अरेंज करनी है तो कितने तरीके होते हैं? 7 फैक्टोरियल। जितनी भी चीजें रिपीट होती हैं, 3 बार 2 आ रहा है 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और 4 बार 1 आ रहा है 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। फिर 7 प्लेस पे 7 डिजिट 7 फैक्टोरियल से अरेंज होंगी। 5 बार 1 आ रहा है तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 6, ये आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया 6, ये 35, कितना हुआ? और कॉमन सेंस की बात है, ध्यान सुनना। कई बार डाउट रह जाता है एग्जाम में, कहीं ऐसा तो नहीं और केसेस बन रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो, अरे यार 2 बार है, मिसप्रिंट है वो, एक ही बार 77 होगा। 77 से बड़ा कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या ये कॉमन सेंस लगा रहे हो कि और कोई केस नहीं होगा? क्योंकि 77 से बड़ा आंसर अगर होता तो फिर दिमाग में डाउट आता है कहीं और कोई केस तो नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 इंडियंस 3 अमेरिकन 2 ब्रिटिशर्स आर अरेंज्ड राउंड टेबल। अच्छा, राउंड टेबल में अगर n डिफरेंट पर्संस हैं और उसको राउंड टेबल में अरेंज करना है तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल। 4 इंडियन हैं, 3 अमेरिकन हैं, 2 ब्रिटिश हैं, आर टू बी अरेंज इन अ राउंड टेबल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंज देम सो दैट 2 ब्रिटिशर्स नेवर कम टुगेदर। ये 2 ब्रिटिशर एक साथ ना आए तो देखो क्या तरीका होता है। जब एक साथ ना आए तो उसके लिए हमेशा जनरल तरीका रखो। तुम पहले 4 इंडियन और 3 अमेरिकन, टोटल कितने लोग हो गए? 7 लोग। 7 लोगों को टेबल में, राउंड टेबल में अरेंज कर दो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 लोगों को राउंड टेबल में अरेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n-1 का फैक्टोरियल। n क्या है? 7, तो ये क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल से 4 इंडियन और 3 अमेरिकन अरेंज हो गए राउंड टेबल में। अब गौर से देखो, जितने एम्प्टी स्पेस आए, 1 2 3 4 5 6 7, राउंड टेबल में जितने लोग बैठा लोगे उतने ही एम्प्टी स्पेस आएंगे। 7 एम्प्टी स्पेस आ रहे हैं, 7 लोग हैं ना, 7 एम्प्टी स्पेस आ रहे हैं, 7 एम्प्टी स्पेस। एक सेकेंड जस्ट यार, हाँ भाई, 7 एम्प्टी स्पेस में अब हमें 2 ब्रिटिशर्स बैठा लें तो अब ये लीनियर अरेंजमेंट होगा। 7 प्लेसेस पे तुम लीनियर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग NPR लगा दो 7p2।
7p2, npr क्या होता है? npr होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखो जरा क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। चेक करो, 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अच्छा कोई आंसर ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा दैट इज 6, ओके दैट इज 6। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 6, 7 फैक्टोरियल इंटू 6, ये भी कोई आंसर नहीं है यार, कुछ गड़बड़ है। करा यही जाएगा, इसको एक बार सॉल्व करके देख लो, कहीं इससे तो नहीं आएगा, इससे तो नहीं आ पाएगा। 6 फैक्टोरियल, ये क्या आ रहा है? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5, नहीं यही आंसर आएगा बाय द वे। चेक करो, 7 फैक्टोरियल इंटू 6। हाँ भाई देख लो एक बार। अच्छा 2 के लिए हम एक और काम कर सकते हैं, 2 लोग साथ में ना आए तो टोटल तरीके निकाल लें और उसमें से वो घटा दे जब दोनों साथ में आए, तो उससे भी एक बार चेक कर लेते हैं टोटल। अच्छा कितने लोग हैं? 7 2 9, 9 लोग हैं। 9 लोग राउंड टेबल में अरेंज कैसे होंगे? अब 2 ब्रिटिशर्स साथ में ही हो तो इनको एक पर्सन मान लो। अब टोटल कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। बोलो भाई, 2 ब्रिटिशर्स को एक मान लिया, एक साथ जोड़ दिया तो 8 लोग हो गए। 8 लोग एम्प्टी राउंड टेबल में कैसे अरेंज होंगे? और ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन 2 फैक्टोरियल से। तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 7 फैक्टोरियल कॉमन ले रहे हो इंटू 6, यहां से भी वही सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, और 3 में अगर 3 ब्रिटिशर्स होते तो फिर हमें यही मेथड लगाना पड़ता। क्लियर है बात एवरीवन? हाँ भाई वही सेम क्वेश्चन है। अब क्या बोला जा रहा है? 3 अमेरिकन 4 इंडियन है, 3 अमेरिकन है 2 ब्रिटिश है, सो दैट 3 अमेरिकन शुड सिट टुगेदर, एक साथ बैठे। तो इन 3 अमेरिकन को एक पर्सन मान लो। टोटल कितने लोग हो गए? 7 लोग। 7 लोगों को एम्प्टी टेबल में सॉरी राउंड टेबल में अरेंज करने के वेज कितने होंगे? 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल विच इज 6 फैक्टोरियल। और ये 3 आपस में अपना प्लेस इंटरचेंज कर सकते हैं कितने तरह से? 3 फैक्टोरियल से इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है बात सबको? तो जब भी एक साथ करना हो तो उन पूरी कैटेगरी को एक पर्सन मान लो, और ये आपस में 3 अमेरिकन डिफरेंट होंगे तो आपस में प्लेस अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल से। तो हेंस इट्स आंसर इज सेकेंड। अगेन सेम क्वेश्चन आगे, द नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग दम, मतलब यहां पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है। 4 इंडियन 3 अमेरिकन 2 ब्रिटिश, टोटल कितने लोग हुए? 9। राउंड टेबल में कैसे अरेंज कर सकते हैं? 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। थर्ड इज द आंसर। चेक करो सभी लोग। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का है। द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 देखो 2 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, 0 1 बार आ रहा है। यह हमें चेक करना है स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है। अच्छा जब भी नंबर बनाना होता है और एक डिजिट 0 हो तो यह प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि पहला प्लेस 0 नहीं हो सकता। 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। पहले प्लेस पे क्या नहीं आ सकता? यहां पे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि डिजिट जब रिपीट होती हैं तो स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर देता है। पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। अभी हम मान के चल रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे अगर देखा जाए 0 नहीं आ सकता तो चॉइस तो 2 ही बची ना, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। क्यों? लेकिन ऐसे केस में तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हारे पास ये 6 डिस्टिंक्ट डिजिट्स दे रखी हैं, तुम अभी फिलहाल इसको मान के चलो ये डिस्टिंक्ट है। ये सारी कैसी हैं? डिस्टिंक्ट। 6 डिजिट्स हैं तुम्हारे पास। 0 हटा दो तो कितनी चॉइस बची यहां के लिए? 5। और
इतनी ही डिजिट, अच्छा ये लिखने का मतलब ये हुआ कि जो पूरी डिजिट बनेगी उसमें 1 2 ही बार आएगा, 2 3 ही बार आएगा और 0 1 ही बार आएगा। इस बात को समझना। एक डिजिट यहां पे आ गई तो अब कितनी डिजिट बची? 5, तो यहां के लिए 5 चॉइस, फिर यहां के लिए 4, यहां के लिए 3, यहां के लिए 2, यहां के लिए 1, तो 5 इंटू 5 इंटू, आई थिंक ये 4 फैक्टोरियल है। अब तुम जितनी आइडेंटिकल डिजिट्स हैं, 2 बार 1 आ रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 3 बार 2 आ रहा है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, जरा देखो क्या आएगा, 50। इट मींस स्टेटमेंट 1 इज राइट। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर डिजिट सेम भी हैं तो अभी फिलहाल तुम उसको डिस्टिंक्ट मानो। और इस तरह से डिजिट देने का मतलब समझ रहे हो ना, या तो सिर्फ यही बोल देता 0 1 2 से बनाओ, तब तरीका अलग होता। लेकिन अगर इस तरह से दे रखी है डिजिट, इसका मतलब 1 2 ही बार आएगा, 3 2 3 बार आएगा और 0 1 बार आएगा। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 1 इज, ये तो गलत हो जाएगा क्यों भाई? चौथा ऑप्शन गलत। अब देखो जरा स्टेटमेंट 2, देयर आर 4 5 3 6 पॉसिबिलिटी ऑफ राइटिंग 4 डिजिट नंबर विच हैव ऑल द डिस्टिंक्ट डिजिट। अच्छा डिजिट्स दे नहीं रखी है हमें, इट मींस सारी अलाउड है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर, यहां पे डिस्टिंक्ट डिजिट भरनी है हमें। पहले प्लेस के लिए 9 चॉइस, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। दूसरे प्लेस में 0 तो आ सकता है, लेकिन यहां जो नंबर आया वो यहां नहीं आ सकता, तो अगेन 9 चॉइस। यहां के लिए 8, यहां के लिए 7, जरा मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। इट मींस स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, हेंस फर्स्ट इज द राइट आंसर। चेक करो, इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। अब ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन बड़े कॉमन है, तुम लोगों के एग्जाम में अक्सर बनते रहते हैं। द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म यूजिंग 5 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन एंड 3 ऑन अ पैरेलल लाइन। आराम से पढ़ो। 5 एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, और उसके पैरेलल लाइन पे 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, 1 2 3, टोटल कितने पॉइंट हो गए? 8। कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो हम अभी एज्यूम कर लेते हैं कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, तो 8 पॉइंट हैं, 8 में से कोई भी 3 चूज कर लो, ट्रायंगल बन जाएंगे। लेकिन इन पांचों में से कोई भी 3 चूज करोगे, क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। और इन तीनों में से कोई भी 3 चूज कर लेंगे, ट्रायंगल नहीं बनेगा। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अभी कैलकुलेट करके देखेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, इन 5 में से 2 पॉइंट चूज कर लो और इन 3 में से 1 पॉइंट चूज कर लें। क्यों भाई? 5 में से 2, 3 में से 1, या फिर इन 5 में से 1 और इन 3 में से 2, या फिर और क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से यही 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब जरा कैलकुलेट करके देखो, अगर तुमने सही करा है तो बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आएगा। 10c3 nc3 होता है n(n-1) n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। क्या सबका आंसर दोनों साइड से 45 आ रहा है? अब देखो फर्स्ट मैच कर गया थर्ड से, फर्स्ट मैच कर गया थर्ड से, तो पहला गलत, दूसरा गलत। क्या इसका फायदा समझ रहे हो? पहले और दूसरे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। द नंबर ऑफ डायगोनल, ये एक बड़ा कॉमन है, तुम लोगों के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पॉलीगन में कितने डायगोनल होते हैं? तो nc2 माइनस n, याद कर लो। पॉलीगन में कितने डायगोनल होते हैं? nc2 माइनस n, जिसकी n साइड है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने आएंगे? nc2 माइनस n। अब पढ़ो जरा बी, द नंबर ऑफ डायगोनल ड्रॉइंग यूजिंग द वर्सेस ऑफ ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी साइड होती है? 8, 8 रख दो, 8 इंटू 5/2, आई थिंक 20 आ रहा है। तो बी मैच कर रहा है फर्स्ट से, बी मैच कर रहा है फर्स्ट से, तो ये भी गलत। क्यों भाई? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस करनी है तो सॉल्व करना है। सी देखो, द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ रेगुलर पॉलीगन जिसमें 100 साइड्स हो, तो n की जगह 100 रख दें, 100
97 डिवाइड बाई 2, 97 इंटू 50, बिकॉज 9700 का आधा यही आएगा, चेक करो। तो नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन इज n(n-3) डिवाइड बाई 2। अब लास्ट देखो, ए पॉलीगन विथ 35 डायगोनल, उसकी साइड बतानी है। वैसे करने की जरूरत ही नहीं, चौथा पार्ट तो कभी करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल करना है। तो ये तो डायगोनल हो गए, कितने डायगोनल हैं? 35, तो n(n-3) हो जाएगा 70। अब n तुम्हें गेस करना है जिससे 3 का डिफरेंस आए और मल्टीप्लाई करें और 70 आए। सोचो, वैसे तो आंसर सही दिख जाएगा तुम्हें, क्या आएगा? 10। 10 इंटू 7 70 आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। 4th इज द आंसर। चेक करो सारे स्टेप्स। अगेन दिस क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इन अ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड आई थिंक सबने देखा है। चेस बोर्ड में होता क्या है, एक बार थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखना, अच्छा ये तो सबको पता होता है 64 स्क्वायर होते हैं, यूनिट स्क्वायर 64 होते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना बाउंड्री भी होती है। बाउंड्री मिला ले तो 9 लाइंस आएंगी। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। 8 लाइंस होती हैं, 8 वर्टिकल लाइन, 8 हॉरिजॉन्टल लाइन, नहीं 9 लाइंस होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, बिकॉज बाउंड्री भी तो लोगे। 9 वर्टिकल लाइंस होती हैं, क्लियर है? 9 हॉरिजॉन्टल 9 वर्टिकल लाइंस होती हैं चेस बोर्ड में। और ये यूनिट स्क्वायर जो होते हैं, 8 स्क्वायर इधर बनते हैं, 8 इधर बनते हैं, तो टोटल 64 स्क्वायर्स हो जाते हैं यूनिट स्क्वायर, जिसकी लेंथ 1 बाई 1 है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बेस किस पे है? अच्छा, पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ, जैसे हम बोले क्वाड्रिलैटरल में मोस्ट रेगुलर फॉर्म क्या होता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का स्पेशल केस रेक्टेंगल भी है और उसका स्पेशल केस स्क्वायर। क्यों भाई? तो मोस्ट जनरल फॉर्म क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को तुम सीधा खड़ा कर दो, रेक्टेंगल हो जाएगा, चारों साइड्स बराबर कर दो, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, पैरेललोग्राम के लिए चाहिए क्या? दो, यार ये एक सेट चाहिए पैरेलल लाइन का और ये एक सेट चाहिए पैरेलल लाइन का, ये एक सेट और ये एक सेट। तो अगर इस तरह क्वेश्चन, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार बन चुका है, लेटेस्ट काफी बन चुके हैं। अगर कोई m पैरेलल लाइंस दे रखी और n पैरेलल लाइंस दे रखी, सेट है m पैरेलल लाइंस का और n पैरेलल लाइंस का, m पैरेलल लाइंस और n पैरेलल लाइंस, कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? तो पैरेललोग्राम के लिए एक सेट ऐसा चाहिए और एक सेट ऐसा चाहिए। तो इन m लाइन में से कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर लो, MC2, और इन n लाइंस में से कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर लो, NC2। ये नंबर ऑफ पैरेललोग्राम हो जाते हैं। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह से याद रखो। तो क्वेश्चन क्या है? m सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है और n सेट ऑफ पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग है। कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? इनमें से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो। सपोज कर लो हमने ये सेलेक्ट कर ली और ये सेलेक्ट कर ली और ये सेलेक्ट कर ली और ये सेलेक्ट कर ली, तो देखो दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन गया। ओके, और यही काम हमें अगर चेस बोर्ड में करना है तो कितनी पैरेलल लाइन है? 8 वर्टिकल पैरेलल लाइन है और सॉरी 9 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है। तो 9C2 इंटू 9C2, इतने पैरेललोग्राम बन जाएंगे। और बेसिकली जो पैरेललोग्राम बनेगा वो रेक्टेंगल ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां सारी लाइंस 90 डिग्री पे हैं। सपोज कर लो ये लाइन ले ली और ये लाइन ले ली, तो देखो ये रेक्टेंगल ही तो बन रहा है। और NC2 होता है n(n-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 4
9 इंटू 4 क्या आएगा ये? 1200। तो आई थिंक इतना चेस बोर्ड के बारे में याद रहेगा तुम लोगों को, ठीक है। अब पढ़ो जरा क्वेश्चन को, अब बेहतर समझ में आएगा। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, अच्छा जो पैरेललोग्राम बनेंगे वो रेक्टेंगल ही तो होंगे चेस बोर्ड में। 1296, 9c2 9c2 निकाल लिया है ना हमने, दैट इज 9c2 इंटू 9c2। 9 वर्टिकल लाइन है, 9 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा ये किया किस कंसेप्ट से था? mc2 इंटू nc2। अब पढ़ो, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन ए सेट ऑफ m पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर सेट ऑफ n पैरेलल लाइन। अच्छा n होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है यार, इतना गलत नहीं होगा, n होना चाहिए तो ये nc2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। अगर यहां भी m होता तो mc2 इंटू mc2 कर देते। तो मेरे ख्याल से यही तो रीजन है जिससे हमने इसको सॉल्व करा है। क्लियर है? ये रीजन है जिससे हमने इसको सॉल्व करा है। हेंस बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन ए। चेक करो। और इसी mc2 इंटू nc2 से ही तो हमने 9c2 इंटू 9c2 बनाया। अब बहुत ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन जो होते हैं ऑलमोस्ट नहीं करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक दो क्वेश्चन अक्सर दिख जाते हैं। ये क्वेश्चन है मल्टीनोमियल थ्योरम के। कौन से क्वेश्चन होते हैं? मल्टीनोमियल थ्योरम के। मल्टीनोमियल थ्योरम, ध्यान सुनो, अब इसको पूरा सॉल्व करके भी दिखाएंगे और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी देखेंगे, क्योंकि प्रॉपर वे से अगर इसको करने बैठे तो पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे अच्छी बात क्या है, अगर हम पहचान लें कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करने के लिए आया। समझ में आ रही बात? तो अभी पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। लिखो, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स we use multinomial theorem। अब ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। पहले तुम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पहचानेंगे कैसे, कौन से आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तुम्हारे किसी पर्टिकुलर क्लास में, किसी पर्टिकुलर एग्जाम में जो मार्क्स आ रहे हैं, सपोज तुम्हारे क्लास 12th में 90% मार्क्स हैं, तो क्या आज से 10 साल बाद तुम्हें याद रहेगा कि यार किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे? काफी लोगों को तो यही नहीं याद रहता है कि 12th में कितने मार्क्स आए थे मेरे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतना मेरे ख्याल जरूर याद रहेगा कि 12th में तुम्हारे 90% मार्क्स थे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? मतलब ईच एंड एवरी मार्क्स इज इक्वलेंट, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिले। हमारा ओवरऑल 90% आना चाहिए। जैसे मान लो यार तुम्हारा निमसेट का एग्जाम है, तुम्हारे ओवरऑल 650 मार्क्स आ रहे हैं, स्कोर क्या आ रहा है? 650 आउट ऑफ 1000 650 आ रहा है, तो यार ये स्कोर ही तो वैलिड है, मतलब ये स्कोर ही तो रेलिवेंट है। अब इसमें ये बात इरेलीवेंट है कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? तो ईच एंड एवरी मार्क्स, तुम्हारे मैथ्स में आउट ऑफ 100 80 मार्क्स आए, तो ये बात इरेलीवेंट है कि कौन से क्वेश्चन से तुमने मार्क्स कलेक्ट करे, ठीक है। तो ईच एंड एवरी मार्क्स इज आइडेंटिकल। क्या एग्री हो? ईच एंड एवरी मार्क्स इज आइडेंटिकल। तो जो एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं क्या वो आइडेंटिकल हैं? और एग्जाम देते ही यार, एग्जाम में प्रोसेस क्या है, एग्जाम का प्रोसेस क्या है, एग्जामिनर क्या करता है? तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट ही तो करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स मतलब हम यूज करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। इसके अलावा रुपीज या मनी बोल सकते हो, मनी भी तो एक तरह से यार, मनी का जो सम है वो भी तो आइडेंटिकल है। कोई चीज मान लो तुम मार्केट में लेने गए और वो है 10,000 रुपए की, सोचो मैथ्स नहीं कहीं, तो हर एक सिंगल रुपी आइडेंटिकल ही तो है, वो टोटल सम 10,000 होना चाहिए। क्लियर है बात? इसके अलावा जैसे यार 500 रुपीज के जितने करेंसी है इंडियन करेंसी, वो सारी आइडेंटिकल हैं। 200 वाली जितनी करेंसीज हैं वो सारी आइडेंटिकल हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स,
दुनिया के जितने एप्पल्स हैं ऑल आर आइडेंटिकल, मतलब वन काइंड ऑफ फ्रूट या वन काइंड ऑफ वेजिटेबल आइडेंटिकल होंगे। जैसे यार कुछ लोग बोलेंगे मार्केट में जाते हैं तो अलग अलग रेट के एप्पल मिलते हैं, उससे उस सबसे मतलब नहीं है हमें। एक 200 रुपए का, एक 150 रुपए का, एक 300 रुपए का, एक 350 रुपए का, क्या मान के चलना है तुम्हें परमिटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में जितने एप्पल्स हैं, जितने बनानाज हैं, जितने ऑरेंजेस हैं, एक टाइप के जो फ्रूट हैं वो ऑल आर आइडेंटिकल। क्लियर है इतनी बात? या एक टाइप के जितने वेजिटेबल्स हैं ऑल आर आइडेंटिकल। तीसरी कैटेगरी, जैसे कोई सामान तुम बांटने गए बेगर्स में, बेगर्स को सोचो इस बारे में, मैथ्स के टर्म में मत सोचो, इस बारे में सोचो कि बेगर्स को जब तुम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो चीज तुम्हारे लिए आइडेंटिकल होती। बेगर्स को जब हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो चीज हमारे लिए क्या हो जाती है? आइडेंटिकल हो जाती। याद रहेगा इतना। चौथी चीज, जैसे कि यार ध्यान समझना इस बात को, यार इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन आई थिंक हजारों करोड़ है। तुम हार्डली, अगर हार्डली देखा जाए तो यार तुम बाई फेस या बाई नेम मेरे ख्याल से हार्डली तुम 600-500 लोगों को जानते होगे। इससे ज्यादा तो नहीं पॉसिबल यार। 500 लोग मान लो, टीवी सीरियल और सब 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 मिला लें तो 500-600 लोग को जानते होगे। हजारों करोड़ों लोगों को नहीं जानते हो? नहीं जानते हो ना। आगे के फ्यूचर में भी हो सकता है तुम 500 लोगों को और जान जाओ। अभी भी बहुत सारे लोग छूट गए, तो जितने लोग छूट गए वो सारे मेरे लिए आइडेंटिकल हैं। बताओ, पर्सपेक्टिव समझ रहे हो? हर पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। जिनको ना हमने कभी देखा ना सुना तो सारे कैसे हो गए? आइडेंटिकल। क्या ये पर्सपेक्टिव कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है? या फिर जैसे कि एक एग्जांपल है, इस पे बेस भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेन मुद्दा अभी है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन मल्टीनोमियल थ्योरम का है। जैसे मान लो तुम जा रहे हो लखनऊ से मुंबई, बाई ट्रेन जा रहे हो। कैसे जा रहे हो? लखनऊ से मुंबई जा रहे हो बाई ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन है। तो बहुत सारे बीच में स्टेशन होंगे जो छूट जाते हैं, हजारों होंगे मेरे ख्याल से, हजारों गांव कस्बे छूट जाएंगे, सब जगह नहीं रुकेगी ट्रेन। तो जहां पे ट्रेन रुक रही है वो तो हमारे लिए डिस्टिंक्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुक रही है, वो हमारे लिए आइडेंटिकल है। यार पूरे वर्ल्ड में, इवन पूरे वर्ल्ड में कितनी ही सिटीज होंगी जिसके आज तक तुमने नाम नहीं सुने? बोलो। इवन इंडिया की भी कई सारी ऐसी सिटीज हो सकती हैं इनके तुमने आज तक नाम नहीं सुने। तो जिनके बारे में ना सुना ना देखा, वो सब क्या हो जाते हैं हमारे लिए? क्या ये पॉइंट याद रहेगा सबको, एवरीवन? तो ये समझ पा रहे हो? मतलब क्वेश्चन किस फ्रेम में बन सकता है? क्वेश्चन मार्क्स में बन सकता है। कोई भी यार, कोई भी सम, ध्यान समझना, सम भी आइडेंटिकल ही होता है यार। सम, जैसे तुम्हें यार सैलरी चाहिए, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी? बोलो, कुछ तो बोल दो यार, बोलने में क्या जा रहा है? पर मंथ 10 लाख रुपए। 1 लाख। 1 लाख रुपए। सोचो तो, सोच तो बढ़ा लो यार, क्या बोलो 10 लाख रुपए। जब सोचोगे तब जाके 2 लाख मिल पाएंगे। क्या पर मंथ सैलरी एक्सपेक्टेशन है? 1 करोड़। चलो 1 करोड़। इनफाइनाइट पैसा तो यार दुनिया में ही नहीं है। अच्छा, इनफाइनाइट सैलरी अगर मिल जाए तुम्हें तो भी फिर तुम्हारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी सबके पास पैसा खत्म हो जाएगा। सारा दुनिया का पैसा निकाल के तुम्हें दे दिया जाएगा तो भी वो इनफाइनाइट नहीं हो पाएगा। क्यों? चलो फिलहाल तो जो सम आता है, नंबर्स का सम, नंबर्स भी तो आइडेंटिकल ही है हमारे लिए। अगर वो सम के फॉर्म में है, हमें इतना चाहिए, हमें 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो सम ही तो हुआ। फिर उसमें कितने 10 के नोट हैं, कितने 500 के नोट हैं, कितने हजार के तो चलते नहीं है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो अब एटलीस्ट हम क्वेश्चन को देख के ये रियलाइज कर पाए कि लग रहा है यहां पे मल्टीनोमियल थ्योरम यूज होगा। अब देखते हैं असली चेहरा मल्टीनोमियल थ्योरम का। पढ़ो इस क्वेश्चन को। द पर्सन गोज इन फॉर एन एग्जामिनेशन इन विच देर आर 4 पेपर्स विथ मैक्सिमम मार्क्स m। इमेजिन करो यार 4 पेपर है, मान लो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, 4 पेपर है किसी सेमेस्टर में, उसमें मैक्सिमम m मार्क्स मिल सकते हैं। टोटल हमें कितने मार्क्स चाहिए? 2m मार्क्स। सबसे पहली बात तो ये बताओ, क्या अब ये बात समझ में आ रही कि मल्टीनोमियल थ्योरम क्वेश्चन है? क्योंकि मार्क्स आर आइडेंटिकल थिंग। कितने पेपर हैं?
4। मान लो पहले पेपर में x1 मार्क्स आए, दूसरे में x2, तीसरे में x3, चौथे में x4 और सम चाहिए हमें 2m का। और जितने भी एक्सरसाइज हैं मैक्सिमम m मार्क्स आ रहे हैं और मिनिमम 0 आ सकते हैं। क्यों भाई? मैक्सिमम m मार्क्स आ रहे हैं, मिनिमम 0 आ सकते हैं। कुछ एग्जाम में इस तरह की इक्वेशंस, मतलब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं, तो दैट इज अगेन क्वेश्चन ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम। हमें सिर्फ मतलब किससे है, किस बात से मतलब है? 2m से। क्यों भाई? हमें किससे मतलब है? 2m। हमारा सम 2m आना चाहिए, हमारा टोटल स्कोर 2m आना चाहिए। किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिल रहे हैं यार, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि सम 2m आ जाए। क्लियर है ना? अदरवाइज हमें कोई सब्जेक्ट से लगाव नहीं है, हमारे लिए हर एक नंबर आइडेंटिकल। जैसे हम बोलेंगे यार निमसेट में तुम ऐसा करना 600 नंबर ले आओ, तुम्हारा काम बन जाएगा यार। फिर तुम्हारी रीजनिंग अच्छी है कि तुम्हारी मैथ्स अच्छी है कि तुम्हारी कंप्यूटर अच्छी है यार, वो बात इररिलेवेंट हो जाएगी। 600 नंबर आ जाए तुम्हारे बस। क्लियर है बात? अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे होता है। बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, ध्यान से देखना, थोड़ा फोकस करना। थोड़ा हैवी लगेगा लेकिन फिर भी हमें सम चाहिए 2m। हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम मार्क्स कितने? 0 और मैक्सिमम मार्क्स कितने? m। इसको ऐसे सॉल्व करा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर जो सम आ रहा है 2m पहले सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आ सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। x की पावर 0। अच्छा एक्सपोनेंट पता है ना, एक्सपोनेंट में क्या होता है? सेम बेस में अगर मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाती है। एक्स स्क्वायर पहले सब्जेक्ट में ये मैक्सिमम मार्क्स m आ सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में भी यही होगा यार, 0, 1, 2, 3 से m तक। तीसरे में भी यही होगा, चौथे में भी यही होगा। 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, ये एक्सपेंशन बन जाएगा। अब क्या ये तुम सबको जीपी दिख रही है? 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। जीपी का सम आता है फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। एक्स कॉमन रेशियो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जरा देखना। 1 से स्टार्ट हुआ है, m प्लस 1 है, इतना नोट करो। हाँ भाई इतनी बात नोट करो। तो उसका एक्सपेंशन समझने के लिए हमें बायनोमियल के कुछ चीजें आनी चाहिए। ये बायनोमियल एक्सपेंशन होता है x प्लस ए की पावर n। x हो गया फर्स्ट टर्म, a हो गया सेकेंड टर्म, n इज एनी नेचुरल नंबर। इसको ऐसे लिखते हैं nc0, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 0, सेकेंड टर्म की पावर 0, देन nc1, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म की पावर 1, देन nc2, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 2, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, एनसीआर फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r, एनसीएन फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस n, सेकेंड टर्म की पावर n। नोट करो इतना, ये बायनोमियल एक्सपेंशन है। अब इसके बाद हमें एक्सपेंशन सीखना है बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स का मतलब है अब जो पावर होगी वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकती है। रैशनल नंबर मतलब 1/2, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है, नेचुरल नंबर भी हो सकती है। लेकिन ऊपर वाले एक्सपेंशन में n क्या था? नेचुरल नंबर। बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में फर्स्ट टर्म तुम्हारा 1 ही होगा, सेकेंड टर्म कुछ भी हो सकता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। इसका एक्सपेंशन कैसे आता है? 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब
n n minus 1 n minus 2 n minus r minus 1 डिवाइड बाई r फैक्टोरियल x टू द पावर r, और ये सीरीज इनफाइनाइट तक हो जाएगी अगर n कोई नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है, डेसिमल में। इतना नोट करो। अब अगेन इस क्वेश्चन पे आओ। अब देखो ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये है तुम्हारा ये, ठीक। यहां तो बाइनोमियल फॉर ऊपर वाली थ्योरम पॉजिटिव इंडेक्स वाली लग जाएगी, और यहां देख रहे हो पावर क्या है, नेगेटिव है, तो यहां बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स लगेगा। अभी देखो फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है माइनस एक्स की पावर m प्लस 1 4। पहली वाली बाइनोमियल थ्योरम क्या थी, 4c0। फर्स्ट टर्म 1 की पावर 4 माइनस 0 विच इज 1, और सेकेंड टर्म की पावर 0, तो गायब ही हो जाएगा, माइनस 4c1 1 की पावर 3 करने का मतलब नहीं, सेकेंड टर्म की पावर 1, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएंगे, 4c2 सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें कोफिशिएंट x की पावर 2m का ही चाहिए। हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए, x की पावर 2m का। अब जरा देखो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4, इसको एक बार हम एक्सपैंड करके दिखाते हैं। जरा देखो फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है माइनस एक्स, और पावर क्या है n माइनस 4। तुम्हारे पास एक्सपेंशन लिखा है। पहला टर्म क्या था, 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है, x क्या है माइनस एक्स, n माइनस 1 n माइनस 2 सॉरी n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म का स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और उसका जनरल टर्म भी लिखा था हम लोगों ने, अभी देखो पास में लिखा है तुम्हारे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r माइनस 1 डिवाइड बाई r फैक्टोरियल x टू द पावर r। तो n की जगह माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2, इतना नोट करो। तो इस मेथड से तो बिल्कुल ही करने वाला क्वेश्चन नहीं, क्यों भाई, कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी एक बार पता होना चाहिए। पता होगा तब तो हम सोच समझ के छोड़ पाएंगे, जब पता ही नहीं होगा तो फिर कुछ भी करते रह जाओगे। देखो जरा, ये आ रहा है 1 प्लस 4x, ये क्या आ जाएगा, आई थिंक 10 आ जाएगा, 10x स्क्वायर। जरा करके देखना, इसको देखो जरा, 6 20x क्यूब, सारे पॉजिटिव में आ रहे हैं। जनरल टर्म जो कि इंपॉर्टेंट है इसका, इन सबसे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, इससे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये 4 इंटू 5 इंटू 6, लास्ट टर्म जरा देखना, 4 प्लस r प्लस 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई r फैक्टोरियल x टू द पावर r। ओके, अच्छा ये देखो r यहां पे होल नंबर होता है, ये पूरा फैक्टोरियल बनाया जा सकता है, लेकिन किस बात की कमी है, 1 2 3 की कमी है। अच्छा 1 2 3 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। अब ये 1 2 3 बन जाएगा, 1 2 3 से लेके r प्लस 3 तक, NCR होता है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये जो ऊपर आ रहा है
दैट इज r+3 का फैक्टोरियल। ऊपर क्या आ रहा है? r+3 का फैक्टोरियल। तो इवेंचुअली ये बन जाएगा ये एक्सपेंशन है इसका, चेक करो जरा। अब इस एक्सपेंशन को इधर लिख लेंगे हम लोग, 1 प्लस क्या आ रहा था, 4x प्लस 10x क्यूब, 10x स्क्वायर, 20x क्यूब, एंड देन r+3 c3 x टू द पावर r, और ये कहां तक जाएगा? इन्फाइनाइट तक। हमें x की पावर 2m का कोफिशिएंट चाहिए। किसका कोफिशिएंट चाहिए? x की पावर 2m का। ध्यान से देखना, अभी भी कैलकुलेशन बचे हैं काफी सारे। यहां पे हम पकड़ ले 4c0, 4c0 इवेंचुअली 1 होता है, 4c0 ये 4 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद के टर्म की जरूरत ही नहीं, बिकॉज हमें x की पावर 2m चाहिए, तो ये तो 2m+2 उससे बड़ा हो गया। क्यों? 1 पकड़ लो और इधर अगर कहीं x की पावर 2m मिल जाए तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। तो अगर r की जगह 2m रख रहे हो, r की जगह क्या रख रहे हो? 2m, r की जगह जरा 2m रखो। तो ये कोफिशिएंट आ गया 2m+3 c3। फिर बताओ जरा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कि x की पावर 2m बन जाए? इसको किससे मल्टीप्लाई करें? मेरे ख्याल से x की पावर m-1 से मल्टीप्लाई करें। x की पावर m-1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जरा देखो, x की पावर m-1 अगर यहां आएगा, इसी टर्म से सब कुछ मिलेगा। तो r की जगह m-1 रखो। मेरे ख्याल से r की जगह m-1 रखा तो क्या है? m+2। और ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 टाइम्स इसको भी अभी सॉल्व करने पे पूरा सिंप्लीफाई करोगे तब आई थिंक थर्ड आंसर आता है। तो समझ गए ना, ये नहीं करने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। ऐसा ही क्वेश्चन अभी लेटेस्ट MHCT में भी पूछा गया। तो समझदारी क्या है कि देख के ही छोड़ दो। अच्छा, अगर करना ही है, ध्यान सुनना, अगर करना ही है तो नन ऑफ दीज आंसर नहीं होना चाहिए। नन ऑफ दीज आंसर नहीं है। हम मेथड ऑफ रिजेक्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? m की वैल्यू रख दें, और जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे उतने कैलकुलेशन खतरनाक होंगे। बहुत छोटी भी वैल्यू नहीं रख देनी। कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, m को रख दिया 0, मतलब पेपर ही नहीं दे रहे हो तुम, तो पेपर ही नहीं दे रहे हो तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत आसान वैल्यू भी नहीं रखनी, बहुत डिफिकल्ट वैल्यू भी नहीं रखनी। जैसे हम m को रख दें 2, यार 3 भी रखोगे तो भी बहुत कैलकुलेशन हो जाएंगे। मतलब 4 पेपर हो रहे हैं, उसमें मैक्सिमम मार्क्स, हर पेपर के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 2। या तो तुम्हें 0 मिलेंगे, या 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा। और टोटल कितना चाहिए? 2m। टोटल कितना चाहिए? 2m। 4 पेपर है, 4 सब्जेक्ट्स है, m को 2 रख दिया, 0 मार्क्स मिलेंगे, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। 4 सब्जेक्ट्स है, टोटल कितना चाहिए हमें? 4। टोटल सम कितना चाहिए? m को 2 रखा है ना, 4। देखते हैं शायद इससे बन जाए। क्या हो सकता है किसी में? यार दो मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। तो यार 2 2 0 0 बोलो, 4 आ गए। और ये यार सारे सब्जेक्ट डिफरेंट हैं। ये मैथ्स है, ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये कंप्यूटर है। तो मैथ्स में 2 नंबर आना और कंप्यूटर में 2 नंबर आना, एक 2 अलग अलग केसेस हुए। तो ये सारे अरेंजमेंट कैसे होंगे? टोटल 4 चीजें हैं। बताओ भाई, टोटल 4 चीजें हैं, जिसमें से 2 चीजें एक जैसी हैं, 2 चीजें एक जैसी हैं। बोलो, 2 0 2 0 बनेगा, 0 0 2 2 बनेगा, 0 2 0 2 बनेगा। क्यों भाई? 2 0 0 2 बनेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो बताओ, 24 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया? 6 केसेस बने। बताओ और क्या हो सकता है? 1 1 1 1, एक ही केस बनेगा। सब में 1 नंबर मिल रहा है तो एक केस। और कोई केस? 1 2
1 2 1 0। बोलो, यहां पे भी चार चीजें हैं जहां पे दो चीजें एक जैसी, बताओ, दो 1 एक जैसे हैं ना, तो आई थिंक ये 12 आ जाएगा, 12 और 7 19 तरीके हुए। और देखो मेरे ख्याल से और नहीं बनेगा। 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 1 2 2 0 0, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। क्या टोटल 19 तरीके आ रहे हैं। अब जरा ऑप्शन में रखो n को 2, m को 2, m को 2 रखो, ये कैंसिल हो जाएगा। m को 2 रखो, क्या आ रहा है 4 8 8 1 8 16 17, नहीं 16 3, ये आ जाएगा। देखो जरा, ये 19 आ रहा है। तो अगर करना ही है तो ये ट्राई करा जा सकता है, हम इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज यार ये करना तो भूल जाओ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है। हाँ भाई, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो। देर आर 17 पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट 5 कोलिनियर है, 5 कोलिनियर है, 1 2 3 4 5, 5 कोलिनियर है। बाकी 10 में से कोई भी जो है वो 3 कोलिनियर नहीं है। 2 पॉइंट्स तो कोलिनियर होते ही हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, नो 3 ऑफ रिमेनिंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है 2 पॉइंट्स मिल जाए तो 15 में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन इन पांचों से जब भी तुम 2 पॉइंट लोगे तो हमेशा बार बार यही स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज 1। निकाल लो n n माइनस 1, क्या आ रहा है 90। ठीक है, तो देख रहे हो यार, ये बड़ा फेवरेट टाइप है इन लोगों का, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। हो जाएगा ये क्वेश्चन दोबारा से एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट, अब ये डिक्शनरी ऑर्डर का है। अगेन, इफ द परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन आर अरेंज इन ऑर्डर्स एज इन अ डिक्शनरी ऑर्डर, 49th वर्ड बताना है। तो डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो। ए के बाद क्या आएगा? जी। सबसे पहले वाले वर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे, AAGIN। ये 4 लेटर 4 प्लेस पे 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, विच इज 24। ओके, फिर इसके बाद किससे स्टार्ट होंगे? जी से। AAIN, 4 लेटर्स 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 ए है, 12, कितना हो गया 36। 49 तक पहुंचना है, ध्यान रखना। जी के बाद कहां से स्टार्ट होंगे? आई से। AAGN, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 48 पे पहुंच गए। क्यों भाई? इसके जस्ट बाद वाला क्या आ जाएगा? क्यों भाई 48 हो गया। इसके बाद कहां से स्टार्ट होगा? एन से। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख डालो, एन जैसे लिखा है वैसे लिख दो। AAGI, AA, ये हमारा 49th वर्ड होगा। अच्छा, 50th अगर बताना होता है तो लास्ट से इंटरचेंज करते हैं। चेक करो। तो आई होप जितने क्वेश्चंस आए थे पीएनसी में वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो एक आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है और क्या पूछा जा चुका है।